एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और वाई.वी. चंद्रचूड़ पहले ऐसे फादर सन डुओ हैं जो कि दोनों ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। रिसेंटली सेंटर ने नोटिफाई किया है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वो अपनी इस पोजीशन को अज्यूम करेंगे फ्रॉम 9 नवंबर 2022 टू 10 नवंबर 2024। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का ये जो 2 साल से भी ज़्यादा लंबा टेन्योर है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट इन लास्ट 10 डिकेड्स। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के फादर वाई.वी. चंद्रचूड़ इंडिया के 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने फादर के 2 जजमेंट्स को ओवर रूल किया है। वो जजमेंट्स उन्होंने दिए इन द केसेस ऑफ एडल्ट्री एंड प्रिवेसी। इन दोनों ही केसेस में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये कहा दैट सिंस द सोसाइटी इज चेंजिंग, तो इन सिनेरियो में हमें इन केसेस को प्रेजेंट सोसाइटी की नीड्स के अनुसार देखना चाहिए और यही रीज़न देते हुए उन्होंने अपने फादर के जजमेंट को ओवर रूल किया। आज के हमारे वीडियो में हम ये समझेंगे दैट हाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड हु अपॉइंट्स देम। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले हम ये समझेंगे दैट हाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई भी प्रोसीजर या उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ये बताए कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाए। बस एक आर्टिकल 124 है जो कि ये कहता है दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाए, क्या प्रोसीजर है, कैसे चुना जाए कि कौन नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। In case of this absence of a constitutional provision, the procedure to appoint the Chief Justice of India relies on convention. तो अब हम ये समझेंगे कि कन्वेंशन क्या कहता है। ये जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो रिकमेंड करता है अपने सक्सेसर को और यही प्रैक्टिस है विच इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीनियरिटी। इस प्रेजेंट केस के अंदर जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस यू ललित। उन्होंने अपने सक्सेसर को रिकमेंड किया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को। इस केस के अंदर जो यूनियन लॉ मिनिस्टर होता है वो फॉरवर्ड करता है इस रिकमेंडेशन को टू द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर फर्दर जो है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि ये जो हम सीनियरिटी कह रहे हैं दैट द सक्सेसर इज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इन सच केसेस सीनियरिटी जो है वो एज के बेसिस पे नहीं होती है बल्कि इट इज़ बेस्ड on the number of years a judge has been serving in the top court of the country। यानी वो जज सीनियर होगा जिसने मैक्सिमम ईयर्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ सुप्रीम कोर्ट जज काम किया हो। यानी जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 65 ईयर्स के हो जाते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहाँ पे 2 जजेस की सीनियरिटी सेम हो जाती है। In that cases there are certain factors जिन्हें कंसिडरेशन दी जाती है, जैसे कि ये देखा जाएगा कि दोनों जजेस में से किस जज ने ज़्यादा ईयर्स जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है या फिर उन दोनों में से कोई भी अगर नॉमिनेट हुआ है फ्रॉम द बार डायरेक्टली या फिर सिंपल जिसने भी उस सेम दिन पर ओथ पहले ली उसे सीनियर मान के एज अ सक्सेसर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर दिया जाएगा। दीज आर द सम सिनारियोज जो कि कंसिडरेशन में रखा जाता है बिफोर नॉमिनेटिंग एनी पर्सन एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाए उसका जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो हमें प्रोवाइडेड है इन द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी।
तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है ये ले डाउन करता है दैट द अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो कि फिट होगा टू होल्ड द ऑफिस, उसका ही नेम जो है रिकमेंड किया जाएगा और वो ही फर्दर बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो यूनियन लॉ मिनिस्टर होता है उसका वैसे कोई रोल नहीं होता है, बट he or she is responsible to initiate the procedure by seeking the recommendation of the outgoing Chief Justice of India। तो उनका वैसे कोई रिकमेंडेशन में रोल नहीं होता, लेकिन वो एक सही टाइम देखकर इस पूरे प्रोसीजर को इनिशिएट करते हैं और जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उससे पूछते हैं, उसकी रिकमेंडेशन लेते हैं कि किसे हम नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बनाएं। सो ये जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो जनरली अपॉइंट कर देता है, जनरली अपने सक्सेसर को नॉमिनेट करता है, लेकिन इन केस उन्हें कोई भी डाउट है अबाउट द फिटनेस ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू होल्ड दैट पर्टिकुलर पोजीशन, इन दैट केस वो कंसल्ट कर सकते हैं कॉलेजियम को। बट एक चीज़ जिसके बारे में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर साइलेंट है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो डिसअग्री करती है विद द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज रिकमेंडेशन, तो उस केस में क्या होगा, इसके बारे में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर साइलेंट है, वो कुछ भी नहीं बात करते, कोई भी उसके अंदर उन्होंने इसमें रीजनिंग नहीं दे रखी कि इस केस में हम क्या करें। Next, we will talk about the eligibility criteria to become the Chief Justice of India. सबसे पहले eligibility जो required है वो ये है that a person should be an Indian citizen. Then, any person who have been serving as a judge in the High Court for at least 5 years or in 2 or more of such courts in succession, then that person can be taken into consideration to become Chief Justice of India, or a person have been for at least 10 years an advocate of a high court or of 2 or more such courts in succession, or a person who is in the opinion of the president a distinguished jurist. So ये कुछ eligibility criterias हैं जो कि हमें provided हैं to become the Chief Justice of India. And the last, that who appoints the Chief Justice of India, that is already provided to us under Article 124 subclause 2. तो ये जो Article 124 subclause 2 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के हर जज को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, यानी इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करने की पावर जो है वो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास है। So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.